मैं आपको पत्नी की जगह नहीं दे पाऊंगा। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। ये शादी बस दोनों खानदान की इज्जत बचाने के लिए एक समझौता है। ये बताते हुए रोहित चेंज करने चला गया। दुल्हन बनी बैठी मैं जानती थी कि ऐसा ही होगा। खास शादी वाले दिन मेरी कजिन भाग गई थी तो चाची ने मुझे दे दिया। अगली सुबह मैं जागी तो रोहित ऑफिस जा चुका था। मैं भी यूनिवर्सिटी आ गई, लेकिन रोहित को नए प्रोफेसर के तौर पर देखकर मुझे झटका लगा। यहाँ किसी को हमारे रिश्ते के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, रोहित ने पास झुककर कहा था। एक स्टूडेंट ने चुपके से दोनों की फोटो। डैडी बस बहुत हो गया, आप क्यों जिद कर रहे हैं? उसने गुस्से से आज पहली बार अपनी आवाज़ उन दोनों के सामने तेज की थी। जिद? तुम जैसे ढीठ बच्चों से कोई जिद लगा सकता है जो अपने बूढ़े होते बाप को अकेले कंपनी संभालने के लिए छोड़कर दुनिया भर के लोगों को बिजनेस बढ़ाने के एडवाइस देता फिर रहा है? बदतमीज, इतना बड़ा मशहूर कंसल्टेंट बनकर अपने बाप की कंपनी के राइवल्स को एडवाइस देते शर्म नहीं आती तुम्हें? रुपेश साहब ने अपनी चप्पल उतारते हुए उसकी तरफ फेंकी थी, जिस पर रोहित बहुत मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट रोकते हुए उनकी फ्लाइंग चप्पल को कैच कर गया। मम्मी, इन एंग्री बर्ड को समझा लीजिए आप। मैं उनकी कंपनी के लिए कोई शादी वादी नहीं कर रहा हूँ, रोहित ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा था, जिस पर वो हाथ उठाते बाप बेटे के बीच आने से बची थी। तेरा तो बाप भी करेगा। रुपेश साहब ने अपने सोफे से उठते हुए उसकी तरफ भागना चाहा था। देख लीजिए मम्मी, कैसे आपको छोड़ने की खुलेआम बातें कर रहे हैं। आप इन पर केस करवा दीजिए, लॉयर मैं बन जाऊंगा आपका। रोहित के इस मशवरे पर रुपेश साहब ने अपनी इकलौती मगर चालाक बच्चे को आंख फाड़कर देखा था। रोहित को भागते हंसते हुए देखकर वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए खामोशी से सोफे पर बैठे थे। रोहित ने उनकी खामोशी देखते अपनी माँ की तरफ देखा, जो उसे बाप को मनाने का इशारा कर रही थी। वो अपने काले बालों में हाथ फेरते हुए उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया था। डैडी प्लीज, मुझे इस बिजनेस प्रपोजल के लिए फोर्स मत करिए। मैं अपनी लाइफ में लव मैरिज करना चाहता हूँ, जैसे आप दोनों ने की थी। आप दोनों की तरह एक हैप्पी मैरिज कपल वाली अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। रोहित ने अपनी काली आंखें बाप की तरफ उठाते हुए उनके हाथों को थामा था। हमारे जमाने में माहौल बहुत अलग था मेरी जान। आजकल की लड़कियां तो बस एक बार उनसे मिल लो तो तुम्हें भी पसंद आ जाएंगे। और कब तक इस हाई क्लास क्वालिटी लिस्ट लेकर दुनिया में अपने दिल को निभाने वाली लड़की को ढूंढते फिरोगे? डिमांड्स देखी है अपनी। लड़की जीनियस हो, कंपेटिबल हो, हाइट इतनी हो, मेकअप ना करती हो, तुमसे डरती ना हो, बहुत ज्यादा शय ना हो, तुम्हारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर चले, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बात करे, जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ खड़ी हो, तुम्हें तुम्हारे फैसलों पर जज न करे, इंटेलिजेंट हो। लड़की ढूंढ रहे हो या एआई रोबोट चाहिए तुम्हें? क्योंकि सारी जिंदगी भी ढूंढोगे तो ऐसी लड़की नहीं मिलेगी तुम्हें। रोहित, तुम्हें 8 साल दिए हैं, अब 32 साल के हो गए हो। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मेरे बिजनेस पार्टनर की बेटी से शादी कर लो, ताकि हमें प्रॉफिट भी हो और तुम हमारी जिंदगी में ही हमारे पोते पोतियों की शक्ल भी दिखा दो। रुपेश साहब ने सीरियस आवाज में कहा था। रोहित ने लंबी सांस भरी थी और अब खुद भी थक चुका था। वो अपने बाप को और मायूस नहीं कर सकता था, इसलिए मजबूरी में सर हिला दिया था। ठीक है डैडी, जैसा आप चाहते हैं, वो भी सीरियस और सख्त आवाज में कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। आपको ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए था, नंदिनी आंटी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा था। पत्नी, आप नहीं जानती इस इंसान को, ये ऐसे जंगल में फंसने वाला नहीं था। वैसे एक बात बताऊं, मुझे धीरज की बेटी से ज्यादा उसकी। ये क्या बकवास है? धीरज कहाँ है तुम्हारी बेटी? रुपेश साहब जोरदार आवाज में दहाड़े थे, जिस पर धीरज चाचा परेशानी से पहले ही अपना सर थामे हुए थे और शर्मिंदगी से आंखें बंद कर गए थे। मुझे माफ कर दो। अभी धीरज चाचा दोबारा कुछ बोलते जब रुपेश साहब ने भड़कते हुए उनका कॉलर पकड़ लिया था। माफ? अपने पूरे खानदान के साथ आए हैं, मेहमान सारे बाहर दुल्हा दुल्हन की शादी का इंतजार कर रहे हैं, और तुम अपनी भगोड़ी बेटी की हम सबकी इज्जत बर्बाद करने पर मुझसे बेशर्मी की तरह माफी मांग रहे हो। ये खबर बताने से पहले मर क्यों नहीं गए तुम? रुपेश साहब, जो गुस्से से आग बबूला हो रहे थे, दांत पीसते हुए दहाड़े थे। डैडी बस करिए, छोड़िए प्लीज। हम बाहर चलकर सब गेस्ट को इमरजेंसी का कहते हैं और वापस ले चलते हैं। रोहित, जो इस सिचुएशन पर खुश तो नहीं होना चाहता था, क्योंकि उसकी इज्जत का मामला था, मगर उसका दिल कोने में ऐसी लड़की से बच जाने पर खुशी से नाच रहा था। नहीं, बारात वापस नहीं लौटेगी। अपनी भतीजी को मेरे बेटे को दे दो।
रोशनी मेरी बहू बनेगी, वरना मैं तुम्हारा बिजनेस बर्बाद कर दूंगा धीरज। रुपए साहब की जोरदार धमकी पर सबने आंखें फाड़कर उन्हें देखा था। मैं जो अपने चाचा और बाकी सबके लिए पानी का गिलास ला रही थी। रुपए साहब की बात सुनते ही सदमे के मारे हाथ से ट्रे छूटकर जमीन पर गिर गई थी। सबने मुड़कर मेरी तरफ देखा था। रोहित की काली आंखें मेरे ऊपर जम सी गई थी। रोशनी बेटी, धीरज चाचा आंखों में आंसू लिए मेरी तरफ बढ़े, मगर उनसे पहले ही मेरी चाची ने कदम बढ़ाते हुए मुझे बाजू से पकड़ते हुए कमरे की तरफ ले गई थी। चाची, ये आप क्या? अभी मैं उससे सवाल करती जब वो मुझे बेड पर बैठाती चुप कर आ गई थी। देखो रोशनी, तुम सच्चाई अच्छी तरह जानती हो। प्रीति पहले से किसी को पसंद करती थी। उस पागल लड़की को समझाया भी था, मगर हमने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला है। तुम्हारा वक्त है हमारा कर्ज उतारने का। तुम्हारे चाचा को बिजनेस में बहुत लॉस हो जाएगा अगर ये शादी ना हुई। अब तुम्हें फैसला करना है, चाची ने सीरियस आवाज में कहते हुए मेरे ऊपर प्रीति के लिए बनाया हुआ भारी दुपट्टा डाला था। मेरे पास हाँ करने के अलावा कुछ नहीं बचा था, क्योंकि सच में मेरे चाचा ने मेरे माँ बाप के मरने के बाद मुझे बहुत मोहब्बत से पाला था। मैं उनकी इज्जत ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती थी, और मैंने रोहित से शादी कर ली थी। मैं कांपते हुए उसे शानदार कमरे को देख रही थी, जिसकी हर चीज़ यूनिक और बहुत मॉडर्न लग रही थी, मानो कमरे का मालिक ऐसी चीज़ों को बहुत पसंद करता था। मैं बेड पर बैठे कमरे को देख रही थी जब कमरे में रोहित को आता देखकर मैंने आंखें बंद कर ली थी। मुझे उस लड़के का एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो बहुत खूबसूरत इंसान था। ब्रॉड शोल्डर, तना हुआ सीना, लंबा कद और चेहरे पर मौजूद उसकी हल्की सी बेयर्ड और काले बाल, मगर उसकी आंखें वो सबसे खतरनाक थी। मैंने उसकी आंखों में कुछ अजीब सा महसूस किया था, मगर मैं उस फीलिंग्स को इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रही थी, जो रोहित करने नहीं दे रहा था। अभी भी वो मुझे एटीट्यूड दिखाता खामोशी से अपनी वॉच वगैरह उतार रहा था, मगर उसके अचानक पलटकर मुझे देखने पर मैं घबराकर आंखें फेर गई थी। मैं आपको पत्नी की जगह नहीं दे पाऊंगा। ये शादी दोनों खानदान की इज्जत बचाने के लिए एक समझौता है। आप मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगी, रोहित अपनी भारी आवाज में बताते हुए चेंज करने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। जैसे मैं तो बहुत चाहती हूँ इन एटीट्यूड की दुकान को, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा था। मैं जानती थी कि ऐसा ही होने वाला है, इसलिए मैंने कुछ भी उम्मीद नहीं लगाई थी इस शादी से। मैं खामोशी से उठती, अपने मोबाइल पकड़ती, सोफे पर अलार्म सेट करके लेट गई थी। रोहित अपनी रूटीन के हिसाब से बिना शर्ट के वॉशरूम से बाहर निकला था। जब सोफे पर पड़े मेरे ऊपर उसकी नजर पड़ी, वो कदम बढ़ाते हुए मेरे पास आया था। मेरा हसीन चेहरा कमरे की धीमी रोशनी में देखते हुए उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक आई थी। वो सोफे पर झुकता मेरे खूबसूरत चेहरे पर नजर गाड़े गहरी सोच में गुम था। चेहरे से नजरें फिसलते उसे मेरे गुलाबी होठ और फिर थोड़ी पर पड़ते कांधे से नीचे शर ब्यूटी बोन पर ठहरी थी। रोहित के गले में कुछ फंसता हुआ महसूस हुआ। वो एकदम होश में आते पीछे हुआ था, फिर गुस्से से टॉवल बास्केट में फेंकता हुआ बेड पर गिर गया। नजर अभी तक मेरे ऊपर थी। अनजान आदमी के साथ एक कमरे में मौजूद कैसी गहरी नींद सो रही है। वो खुद को नींद ना आने पर गुस्से से बड़बड़ाता मोबाइल उठा गया था। ईमेल बॉक्स चेक करते उसने एक छोटी ईमेल का जवाब दिया। कमरे की सारी लाइट बंद करते उल्टे मुंह लेटने सोने की कोशिश करने लगा, मगर मेरे ऊपर बराबर नजर पड़ते उसने चेहरा कंबल से ओढ़ लिया था। सुबह मेरी आँख खुली तो कमरे में किसी को ना पाते हुए मैंने सुकून का सांस लिया था। अभी मैं कुछ और सोचती जब किसी ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर रोहित की मम्मी को आते देखकर मैं इज्जत से उठकर बैठ गई थी। मैंने उन्हें नमस्ते कहा। वो कहने लगी, तुम सोफे पर सोई थी? उन्होंने हैरानी से पूछा था। वो मेरे खानदान पर बहुत गुस्सा थी, मगर मेरी कोई गलती नहीं थी, इसलिए वो मुझे कोई सज़ा नहीं देना चाहती थी। मैं उनके सवाल पर चुप रही। समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। तुम्हारा सामान मंगवाया था मैंने, अब उन ड्रेस में तुम तैयार होगी। देखो बेटा, जो होना था हो गया, अब इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है, मगर तुम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत में अपने और अपने पति के बीच दूरियां मिटाने की कोशिश करो। मुझे यकीन है तुम मेरी बात समझ रही हो ना। नंदिनी आंटी ने मुझे प्यार से मुस्कुराते हुए कहा और बाहर की तरफ कदम बढ़ाए थे। बहन की शादी कैसे गई? श्रुति ने आईब्रो उचकाते हुए पूछा था। मैंने जवाब नहीं दिया। अब क्या बताती, कजिन की शादी की जगह मेरी ही शादी हो चुकी थी। बाद में श्रुति, मैंने आज टेस्ट रिवाइज नहीं किया, मैं जल्दबाजी में कहते हुए एग्जामिनेशन हॉल की तरफ बढ़ी थी। टॉपर्स ऐसे ही कहते हैं, पूरी क्लास में फर्स्ट, फिर भी तुम ही आओगी।
श्रुति ने आंखें घुमाते मेरे पीछे वाली सीट संभाली थी। अभी हम दोनों कुछ और बोलते जब बेल बजने पर सब अलर्ट होते हुए बैठ गए थे। अंदर आने वाले इनविजिलेटर को देखते मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि पेपर हाथों में था। रोहित अपनी डैशिंग पर्सनालिटी के साथ भारी कदम उठाता हुआ अंदर आया था। कितनी ही लड़कियों की आवाज़ तेज हुई थी, जबकि रोहित के सख्त एक्सप्रेशन में बिल्कुल भी फर्क नहीं आया था। अगर मुझे किसी की भी आवाज़ आई तो 10 नंबर काट दूंगा। रोहित की गहरी नजरें हैरान बैठे मेरे ऊपर टिकी थी। वो पेपर बांटते सबकी शीट्स पर साइन करने के साथ साथ चेकिंग भी कर रहा था। मिस रोशनी, वो मेरी टेबल पर झुकते हुए मेरी आंखों में देखने लगा। अपनी जियोमेट्री दिखाइए। सर, ये टॉपर है, इसको चेंजिंग करने की क्या ज़रूरत, एक लड़के ने आवाज़ लगाई थी। 10 नंबर कट, रोहित दांत पीसते हुए बोला था। वो अब मेरे पास झुकते हुए मेरे कान में बोला था, हमारे रिलेशन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। रोहित की बर्फीली आवाज़ पर मैंने उसकी आंखों में देखा था। एक लड़के ने अपना मोबाइल निकालते छुपाकर हम दोनों की पिक्चर खींची थी। मैंने गहरी सांस भरते हुए पेपर ख़त्म किया और ऊपर की तरफ देखा। जब नज़र रोहित की गहरी काली आंखों से टकराई, जो मुझे ही देख रहा था, मैं पेपर उसे देती बिना कुछ कहे अपनी चीज़ इकट्ठी करने लगी थी। रोहित ने मेरे पेपर को बढ़िया तरीके से भरा हुआ देखा और आईब्रो उचकाई थी। मैं सच में टॉपर थी। रोशनी, अपने नाम की पुकार पर मैंने पलट कर देखा था। जहाँ चेहरे पर मुस्कान सजाए, आंखों में मोहब्बत लिए तुषार खड़ा था। रोहित ने उस खूबसूरत इंसान को देखते हुए आईब्रो उचकाई थी, जो इसकी परमिशन के बिना रूम में आते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगा था। पेपर हो गया डार्लिंग। तुषार के मेरी कमर में बाजू डालने पर रोहित ने तेज नजरों से दोनों को देखा था। मैंने घबराते हुए उसके बाजू अपने कमर से हटाते सर हिलाया और बाहर की तरफ कदम बढ़ाए, जबकि तुषार ने एक सख्त नज़र रोहित की तरफ डाली और मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे लेते हुए बाहर बढ़ गया। तुषार प्लीज़, मैंने उसके इतना छूने पर गुस्से से उससे कहा था। सॉरी डार्लिंग, मैं अपने हाथों को कंट्रोल नहीं कर सकता, तुम्हें पता है। वैसे वो प्रोफेसर तुम्हें परेशान कर रहा था, तुषार ने मेरे बाल कान के पीछे करते हुए पॉजिटिव अंदाज में पूछा था। मैं रोहित को बाहर आता देखकर ना के इशारे में सर हिलाने लगी थी। तो फिर वो तुम्हारे इतने पास क्यों खड़ा था? मैंने पिक्चर्स देखी है रोशनी, सच बताओ, क्या वो बदतमीजी कर रहा था तुमसे? तुषार की आंखों में एकदम गुस्सा उतर आया था। वो गुस्से से मेरे चेहरे के पास होते हुए पूछ रहा था। मैं तुषार की इसी बात से बहुत ज्यादा डरती थी। वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करता था, बल्कि दीवाना होते हुए तमाशा लगा देता था। मैं उसके बारे में कोई फीलिंग्स नहीं रखती थी, ना ही वो मेरे लिए कोई मतलब रखता था। मगर मैं तुषार की पढ़ाई पूरी होने तक का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो मेरा सीनियर था। 6 महीने बाद वो यहाँ से जाने वाला था। मैं और यूनिवर्सिटी में तमाशा नहीं लगवाना चाहती थी। क्या फिर से किसी से मेरी जासूसी करवाई है? और कितने जासूस लगा रखे हैं आपने? मैंने दांत पीसते हुए उसका हाथ दूर झटक दिया था, क्योंकि रोहित इसी तरफ आ रहा था। मिस रोशनी, आपकी बोतल क्लास में रह गई थी, रोहित ने मेरे पास आते हुए कहा था, जिस पर तुषार ने उसे घूरते हुए उसके हाथ से मेरी बोतल छीनी और मुंह लगाते पानी पी लिया। रोहित की आंखों में गुस्सा लहराया था। मैंने उसकी आंखों में बहुत खतरनाक गुस्सा देखा था। रोशनी, लंच करने चलते हैं। तुषार ने मेरी कलाई पकड़ते हुए यूनिवर्सिटी से बाहर की तरफ कदम बढ़ाए थे। कैसा गुजरा आज का दिन? नंदिनी आंटी ने मुस्कुराते हुए पूछा था। बहुत ही भारी टेस्ट था आज, मैंने उनके पास बैठते हुए हल्की आवाज में कहा था। फिक्र मत करो, तुम्हारा तो अच्छा ही गया होगा। रुपेश साहब बता रहे थे कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो। तुम्हें पता है, उन्होंने तुम्हारी कजिन की जगह तुम्हें ही रोहित के लिए पसंद किया था, नंदिनी आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा था। रोहित, जो अंदर आ रहा था, नंदिनी आंटी की बात सुनते ही उनकी नज़रें मेरे ऊपर उठी थी। उसकी नज़रें मेरे ऊपर उठी थी। रोहित, तुम आ गए, फ्रेश हो जाओ बेटा, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगवाती हूँ, नंदिनी आंटी ने कहा था। मम्मी, मुझे भूख नहीं है। वो बिना 1 मिनट भी रुके ऊपर की तरफ बढ़ गया था। इसे क्या हुआ है? छोड़ो बेटा, तुम बैठो, मैं अभी खाना लगवाती हूँ। उनके जाने पर मैंने अपना सर थामा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं रोहित को कैसे फेस करूंगी आज तुषार की हरकत के बाद। मगर उन्होंने ही तो कहा था कि हम पति पत्नी नहीं हैं, एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। मैं खुद को तसल्ली देते हुए सारा दिन नंदिनी आंटी के साथ गुजारा था। अभी मैं कमरे में ही आई थी, जब कमरे में बिल्कुल अंधेरा देखते हुए मैं घबरा गई थी। मगर फिर हिम्मत करते हुए मैं लाइट ऑन करती। अभी मुड़ी नहीं थी जब किसी ने जोर से मेरी कमर में बाजू डालते मुझे दीवार से लगाया था। मैं हैरत से आंखें फाड़ते रोहित की खतरनाक नजरों को देख रही थी, जो मेरे बहुत ही पास खड़ा था।
और मेरे चेहरे पर उसकी सांसें आ रही थी। उसके पास से सिगरेट की बहुत तेज बू मेरे दिमाग पर चढ़ रही थी। कौन था वो लड़का? तुम्हारा बॉयफ्रेंड? कि उस तरह तुम्हें छू रहा था? रोहित ने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा था। मैंने बहुत हैरत से उसे देखा था। वो इस तरह गुस्से में क्यों था? आपको इससे क्या, वो कोई भी हो। आपने खुद कहा था कि आप मुझे पत्नी की जगह नहीं देंगे। हम दोनों एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। मैंने उलझे हुए अंदाज में पूछा था। मैं पत्नी की जगह नहीं दूंगा तो किसी और को देने भी नहीं दूंगा। और मैंने तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने से मना किया था। तुम्हारी लाइफ में मैं हर तरह से इंटरफेयर कर सकता हूँ, समझी? रोहित ने मेरे गाल पर दांत काटते हुए कहा था और मेरी कमर पर पकड़ और मजबूत की थी। उसकी इस हरकत से मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। मैंने उसके होठ को अपनी गर्दन की तरफ बढ़ते हुए महसूस किया तो कहा, मैं अपनी हद पार कर रहा हूँ। तुम मेरी हो, किसी और को तुम पूरी दुनिया के सामने खुद को छूने दे रही थी और मुझे मना कर रही हो। रोहित एकदम मेरे होठों पर झुकते हुए मेरी सांसें रोक गया था। वो इस तरह जुनूनी हो रहा था कि मेरी सांसें रुकने लगी थी। आपने ही तो दुनिया से हमारा रिश्ता छुपा कर रखने के लिए कहा था। पहले अपनी कंफ्यूजन दूर करिए और आगे से मेरे साथ लिमिट क्रॉस मत करना। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ मिस्टर रोहित। मैं अपने होठों से झलकता खून साफ करते हुए आंखों में गुस्सा लेकर बोली थी। रोहित के होठों पर मुस्कुराहट उभरी थी। वो मुझे वॉशरूम में बंद होते देखते मुस्कुराने लगा था। ये बहुत खूबसूरत है, मुझे पसंद है। रोहित बेड पर गिरते अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करने लगा, जो मेरे साथ करने के बाद पागल हो चुका था। उफ लड़की, मुझे लगता है मैंने वो पा लिया है जिसे मैं इतने टाइम से ढूंढ रहा था। वो लड़की जिसने मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर अपने पीछे पागल कर दिया है। वो खुद से कहता हुआ मुस्कुरा रहा था। ये कहीं पागल तो नहीं, अब कल तक इसके निशान बने रहेंगे। मैं वॉशरूम में खड़े शीशे में अपने आप को देखकर कहने लगी थी। मेरे होठ, गाल, गर्दन सब लाल हो रहे थे। न चाहते हुए भी दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। एक तुषार ने जान कम आफत में डाली हुई थी, जो ये भी उसी की तरह हरकतें कर रहे हैं। मैंने अपने बाल नोचते हुए सोचा था। मुझे कल तुषार के रिएक्शन से डर लग रहा था। अगर उसने ये निशान देख लिए तो एक तूफान खड़ा हो जाएगा, और अगर उसे मेरी शादी के बारे में पता चल गया तो। मैंने मुंह पर हाथ रखते हुए सोचा, रोहित के इरादे मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे थे। मैं उसे रोक भी नहीं सकती थी क्योंकि वो मेरा पति था। मगर मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी और यूनिवर्सिटी में सब तुषार की मेरे लिए मोहब्बत को अच्छी तरह से जानते थे। वो मेरे पीछे दीवाना था। कोई मुझे देखता भी था तो वो उस इंसान की हालत बेकार कर देता था। तुषार के सारे दोस्त मुझे भाभी कहते थे। मैंने कितनी बार प्रिंसिपल से उसकी शिकायत की थी, मगर जब पता लगा कि कोई तुषार को कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो बहुत अमीर बाप का बेटा है, तो मैंने भी हार मान ली थी। तुषार में पागलपन के अलावा कोई बुराई नहीं थी। मैं जानती थी कि वो मेरे पीछे पागल है। मैं उससे पीछा नहीं छुड़ा सकती, इसीलिए उसकी हरकतों पर खामोश हो जाती और उसका कहा मान लेती। तुषार ने मुझे अपनी यूनिवर्सिटी खत्म होने ही रिश्ता भेजने के लिए कहा था। उस दिन हमारे बीच खूब बहस हुई थी और फिर वो अपने पागलपन पर उतरते हुए मुझसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था। मैंने उस दिन बहुत मुश्किल से उसे कूल डाउन किया था और तुषार की यूनिवर्सिटी ख़त्म होने तक का वक्त मांगा था। तुम सिर्फ मेरी हो रोशनी, मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म होते ही मैं उस दिन तुमसे शादी कर लूँगा। तुषार के पागलपन से मैं ना चाहते हुए भी हाँ कर गई थी, मगर मुझे क्या पता था कि तुषार की जगह रोहित नाम की मुसीबत मेरे गले पड़ जाएगी, जो उससे भी 2 हाथ आगे निकलेगा। हे ऊपर वाले, मैं कहाँ फंस गई हूँ। मैं वॉशरूम से बाहर निकलते रोहित को जगा हुआ देखते मन ही मन में बड़बड़ाई थी। अभी मैंने सोफे की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि जब रोहित की भारी आवाज़ कमरे में गूंजी। इधर बेड पर आओ, उसने लैपटॉप बंद करते हुए कहा था। मेरे कदम थम गए थे, मगर मैं उसे इग्नोर मारती हुई सोफे पर बैठ गई थी। सुनाई नहीं दिया, बेड पर आओ, रोहित सख्त लहजे में मेरी आंखों में देखता हुआ बोला था। क्या हो गया है आपको मिस्टर? कल के कहे अपने शब्द भूल गए हैं आप? ये समझौता आप मेरे गले का फंदा क्यों बना रहे हैं? आखिर 24 घंटों में ऐसा क्या बदल गया है जो आप इस तरह बर्ताव कर रहे हैं? मैं पूरे दिन लगातार ड्रामों से झुंझुलाते हुए बोली थी। बहुत कुछ बदल गया है मिसेस। इज्जत से मेरे पास आकर बैठ जाओ, वरना। रोहित ने अपनी खतरनाक आंखों से मुझे घूरा था। वरना क्या? हाँ, क्या कर लेंगे आप? मैंने भी उल्टा जवाब दिया था। रोहित के होठों पर चालाक मुस्कुराहट फैली थी। वो एक झटके से उठते हुए सोफे पर पहुंचा और मेरी सांसें रोक गया था। वो मुझे गोद में उठाते हुए बेड पर डालता अपनी शर्ट एक झटके में अपने ऊपर से हटा गया। वरना मैं तुम्हें फेल कर दूंगा।
भूलो मत, अब तुम्हारा प्रोफेसर हूँ मैं। वो चालाकी से मुस्कुराते हुए दोबारा मुझ पर झुकता। जब मैंने करवट बदली थी और लंबे लंबे सांस लेती, अपना दिल थामने लगी थी। आप मेरे प्रोफेसर हैं और मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ, इसलिए दूर रहिए मुझसे। मैं पीछे खिसकती हुई अपनी आवाज़ को लड़खड़ाने से रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। वैसे तुम मेरी पत्नी ही हो। मेरे डैडी ने तुम्हें ही मेरे लिए पसंद किया था और अच्छा हुआ तुम्हारी कजिन भाग गई, वरना मुझे प्लानिंग करनी पड़ती। वो बेड पर मेरे बराबर गिरते हुए मुझे अपने पास खींच गया। मैंने गहरी सांस भरी। मैं उसकी पकड़ से खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी थी जब रोहित की भारी आवाज़ दोबारा गूंजी, सो जाओ वरना सुबह आँख नहीं खुलेगी। वो आंखें बंद करते हुए सुकून की नींद सो गया था, जबकि अपनी हरकतों से वो मेरी नींद बिल्कुल बर्बाद कर चुका था। रोशनी, आज तो मेरे साथ घर चलोगी। मैं जो क्लास लेकर अभी कैंटीन में आकर बैठी थी, तुषार के अपने बराबर बैठने पर मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा था। तुषार हमेशा की तरह बहुत आराम से मेरी बोतल उठाता अपने होठों से लगा गया था। रोहित, जो दूसरे प्रोफेसर के साथ कैंटीन में आया था, तुषार की हरकत पर गुस्सा हो गया था। क्यों? मैंने बर्गर की पहली बाइट ली थी। मैंने आज मम्मी डैडी के साथ डिनर रखा है। बस यार, अब देर नहीं करते। मैं चाहता हूँ हमारी ऑफिशियल एंगेजमेंट हो जाए, चाहे हम शादी 6 महीने बाद कर लेंगे। तुषार ने मोहब्बत से मेरे होठों के किनारे पर लगा सॉस अंगूठे से साफ करते हुए अंगूठा अपने होठों से लगाया था। उसकी बात सुनते ही मुझे झटका लगा था। मैंने खांसते हुए हैरत से आंखें फाड़े उसकी तरफ देख रही थी। तुषार जल्दी से मेरे पास होता, फिक्रमंदी से मेरी कमर थपथपाता मुझे वही बोतल से पानी पिलाने वाला था, जब किसी ने उसका हाथ पकड़ा। तुषार ने ऊपर की तरफ देखा, जहाँ रोहित आंखों में गुस्सा लिए उसे देख रहा था। मैं खांसते खांसते एकदम रुक गई थी। दोनों को आपस में एक दूसरे को घूरते पाते हुए मैं लड़खड़ाती हुई अपनी कुर्सी से उठते वॉशरूम की तरफ भागी थी। तुषार ने रोहित का हाथ झड़कते हुए मेरी तरफ कदम बढ़ाना चाहे थे, जब रोहित उसे दोबारा रोक गया। आपका प्रॉब्लम क्या है प्रोफेसर? वो दांत पीसते हुए बोला था। तुषार के सारे दोस्त सीनियर अब उसके साथ इकट्ठा हुए थे। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? उस लड़की से इस तरह बात क्यों कर रहे थे? रोहित ने मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया था। वो मेरी फियांसे है, मैं जिस तरह चाहूँ उस तरह उससे बात कर सकता हूँ। तुषार ने उससे हाथ छुड़ाते हुए मेरे पीछे दौड़ लगाई थी, जबकि उसके शब्द रोहित का खून खौलाकर रह गए थे। वो लड़का सबके सामने उसकी पत्नी को अपने फियांसे कहकर गया था। सर, आप क्यों उनके मामले में पड़ रहे हैं? बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। उसने ऐसे ही इस बच्चे का जीना बर्बाद कर रखा है। दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। एक प्रोफेसर ने रोहित को चेयर पर बैठते हुए बताया था। शादी? रोहित ने हैरत से पूछा था। हाँ, पहले तो रोशनी ने इस लड़के के खिलाफ काफी कंप्लेंट की थी, मगर उसकी पावर की वजह से सब खामोश रहे। वो भी हार मानते हुए उसे शादी के लिए हाँ कर गई थी। शायद जल्दी शादी भी हो जाएगी उनकी। प्रोफेसर की बातों पर रोहित का खून बहुत खोल रहा था। वो लंबे लंबे सांस भरते अपने ऑफिस की तरफ बढ़ा था, जब सामने से अपना सर थामे मुझे आता देखकर वो मेरी तरफ बढ़ा। अब ये कहाँ से आ गए? मैंने अपनी तरफ आते देखकर दूसरी तरफ दौड़ लगाई थी। इससे पहले रोहित मुझे पकड़ता, तुषार मेरी कमर में बाजू डालता, मेरे माथे पर हाथ रखते हुए मेरा टेम्परेचर चेक करने लगा था। मेरी जान, तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ, इतनी लाल क्यों हो रही हो? तुषार की रोहित की तरफ पीठ थी, इसलिए वो रोहित का गुस्से भरा चेहरा नहीं देख पाया, जबकि रोहित की गुस्से भरी नजर मुझे बहुत डरा रही थी। रोशनी जान, क्या हुआ? तुषार मुझे इस तरह खड़ा देखकर गले लगाते हुए पूछने लगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है तुषार, मैं घर जाना चाहती हूँ। मुझे रोहित की खतरनाक आंखों से डर लग रहा था, इसलिए मैंने तुषार की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, फिर घर ड्रॉप कर दूंगा। तुषार ने मेरे हाथों पर प्यार करते हुए कहा था। वो ये सब हरकतें करके रोहित को और ज्यादा गुस्से में कर गया था, जो गुस्से भरी नजरों से मुझे घूर रहा था। ना, नहीं, हॉस्पिटल नहीं। मैं ना के इशारे में सर हिलाती उसका हाथ अपनी कमर से हटा गई थी। मगर तुम्हारा चेहरा ऐसे सफेद क्यों पड़ रहा है, जैसे तुमने भूत देख लिया हो? तबीयत ठीक है ना जान? तुषार ने दोबारा मुझे थामना चाहा, मगर मैं घबराकर दूर हो गई थी। हाँ, बस आराम करना चाहती हूँ, मैं कहकर रुकी नहीं थी, बल्कि तेज तेज कदम उठाती यूनिवर्सिटी से निकल गई थी। मैंने 2 घंटे सोने के बाद आंखें खोली थी। सर दर्द से फट रहा था, मगर भूख भी बहुत तेज लग रही थी। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो 5 बज रहे थे। मैं फ्रेश होती बाहर निकली, जब रोहित को कमरे का दरवाज़ा लॉक करते देखकर मेरे होश उड़ गए थे। रोहित की जलती आंखें देखते मैं भागकर दोबारा वॉशरूम की तरफ गई थी, जब रोहित एकदम स्पीड से मेरे पास आते हुए मुझे अपनी बाहों में भरते बेड पर पटक गया था।
प्योन से है वो तुम्हारा। हाँ, शादी करेगा वो तुमसे। पागल है तुम्हारे पीछे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज को उसे छूने देने की? आखिर तुमने उसे खुद को छूने क्यों दिया? रोहित पागल होते हुए दहाड़ा था। उसे इस तरह गुस्से में देखते हुए मेरी जान निकल रही थी। मैं उससे दूर होने की कोशिश करती जब रोहित मेरे ऊपर वजन डालते, मेरी गर्दन पर झुकते, मुझे सिसकने पर मजबूर कर गया था। मेरे पास रहने पर तुम्हें परेशानी होती है और उस लड़के को अपने आप को छूने पर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। मिसेज रोशनी रोहित। रोहित का नाम अपने नाम के साथ सुनकर वो एकदम से हैरान हुई थी। दिल की धड़कनें बहुत तेज हुई थी। आंखें भीगने लगी थी। जिंदगी किस मोड़ पर आ चुकी थी मैं खुद नहीं समझ पा रही थी। 2 दिन मेरी जिंदगी बिल्कुल घूम चुकी थी। जहां मुझे सिर्फ एक इंसान तुषार से उलझना पड़ता था, अब मेरा पति भी मैदान में उतर चुका था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या करूं। अगर मैंने तुषार को शादी के बारे में बताया तो वो अपने या मेरे साथ कुछ गलत कर बैठेगा, और अगर रोहित से तलाक की बात की तो उसके डैडी मेरे चाचा के बिजनेस को बर्बाद कर देंगे। रोशनी। रोहित ने मुझे बिल्कुल सुन होते देखकर मेरे गाल सहलाते हुए पुकारा था, जिस पर मैं होश में आती फौरन उससे दूर हुई थी। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, मैंने गला साफ करते हुए कहा था। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। रोहित मेरे पास बढ़ना चाहता था मगर मैं उसे हाथ दिखाते हुए रोक गई थी। प्लीज मिस्टर रोहित, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। देखिए, ये शादी जिस हालात और जिस वजह से हुई है वो हम दोनों जानते हैं। मेरी कज़न भाग गई थी, इस वजह से मेरी आपसे शादी हो गई। आपके डैडी ने मुझे आपके लिए मांग लिया और मेरे चाचा ने दे दिया। ना मैं आपको पसंद करती थी और ना ही आप मुझे। हम दोनों ही इस शादी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। अभी ही मैं अपनी बात पूरी करती जब रोहित मेरी बात बीच में ही काट कर बोला था। कौन दोनों? मैं तो चाहता हूँ और तुम क्यों नहीं चाहती? तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना चाहने का। रोहित ने इस बार मेरी कलाई पकड़ते हुए मुझे अपने पास खींचा था। प्लीज, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? जब तक हमारी फैमिलीज बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट करती है हम साथ रह सकते हैं, उसके बाद इस नाम के रिश्ते को खत्म। मैं और बोलना चाहती थी मगर रोहित गुस्से से मेरे होठों को बंद कर गया था। आज कह दिया है, आगे से इस रिश्ते से आज़ादी के बारे में सोचा भी तो तुम्हारी जान निकाल दूंगा, समझी? और अगर उस लड़के की वजह से परेशान हो तो फिक्र मत करो, मैं उसे अपने अंदाज में हैंडल कर लूंगा। वो मेरी पत्नी पर ज्यादा ही आशिक है, उसकी आशिकी का भूत उतारना ही पड़ेगा। रोहित ने दांत पीसते हुए कहा था। मैंने उसे कमरे से बाहर जाता देखकर अपने बाल नोचे। है ऊपर वाले, दिमाग देना इसको। मैं आसमान की तरफ देखते हुए बोली थी, श्रुति, मेरे नोट्स कब तक वापस करोगी इसमें से? मैं जो 3 दिन बाद यूनिवर्सिटी आई थी वो भी टेस्ट देने के लिए। तुषार से बचने के लिए मैं लाइब्रेरी में श्रुति से नोट्स लेने आई थी ताकि वापस 1-2 हफ्ते बाद आ सकूं। मगर अचानक यहाँ तुषार की एंट्री पर मैं हैरान हो गई थी, जो खतरनाक लहजे में मेरे पास आ रहा था। कहाँ थी तुम इतने दिन से? तुषार की तेज आवाज पर लाइब्रेरी में मौजूद सब बच्चों ने मुड़कर उसे देखा था। मैंने सबकी अटेंशन खुद के ऊपर पाते हैरत से उसे देखा। तबीयत ठीक नहीं थी, घर पर ही थी। मैं हल्की आवाज में कहते साइड से निकलने की कोशिश करने लगी जब तुषार ने मेरा बाजू अपनी सख्त पकड़ से पकड़ते हुए मुझे अपने पास खींचा था। सभी अपनी पढ़ाई छोड़ते मोबाइल ऑन करते हमारी तरफ देख रहे थे। घर पर थी? किसके घर पर? जवाब दो मुझे। रोशनी, तुम कहाँ थी इतने दिनों से? तुषार की आवाज अब बहुत तेज होने लगी थी। उसकी आंखें बहुत लाल हो रही थी, जैसे वो 3 दिन से सोया ही नहीं था। मैंने लंबी सांस भरी थी। तुषार, तुम तमाशा बना रहे हो, हम कहीं और चलकर बात करते हैं। मैं जानती थी वो गुस्से में जरूर तमाशा लगाएगा, इसीलिए मैंने उसे शांत करना चाहा था। बात? रोशनी, तुमने बात करने के लिए छोड़ा ही क्या है? बात? तुमने मेरी दीवानगी, मेरी मोहब्बत का मजाक बना दिया यार। क्या कमी है मुझ में? क्यों मैं तुम्हें पा नहीं सकता? क्यों किया तुमने ऐसा? किसी और से शादी क्यों की तुमने? तुषार ने मुझे बाजू से झंझोड़ते हुए दहाड़ते हुए कहा था और पूरी लाइब्रेरी में सन्नाटा छा गया था। मैंने हैरत से उसे देखा था। उसे ये बात कैसे पता चली? तुषार कैसे? हैरत के मारे मेरे होठों से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। वाह रोशनी, क्या दुनिया की सारी भलाई तुमने ही करनी है? क्यों हाँ कर दिया शादी के लिए? तुम जानती हो ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। तुषार की दिमाग की नसें सब फूली हुई थी, आंखों में आंसू इकट्ठा थे। मुझे हैरत से देखते हुए अपनी आंखें साफ करने लगा था तो मेरी कॉल नहीं उठा रही थी, यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी, तो तुम्हारी तबीयत के लिए परेशान होते हुए तुम्हारे घर गया था। जब गेट पर खड़े रहते मुझे पता चला कि तुम्हारी कजिन लौट आई है और तुम्हारे चाचा उससे नफरत करते हैं। उसे तुम्हारी शादी के बारे में बताया गया। मैंने सब सुन लिया। तुषार ने लंबी सांस लेते हुए मुझे बताया था।
मैंने अपने आंसू साफ किए थे जब तुषार ने मेरा हाथ थामा था। मैं तुमसे अभी भी उतनी ही मोहब्बत करता हूँ रोशनी। ये शादी तो एक समझौता था। तुम मुझसे तलाक ले लो, हम इस महीने शादी कर लेंगे। तुषार ने मेरे गाल को छूते हुए कहा था। जब एक जोरदार मुक्का उसके गाल पर पड़ते उसे लड़खड़ाने पर मजबूर कर गया। सबने चीखते हुए अपने होठों पर हाथ रखा था। मैंने आंखें फाड़ते हुए उस इंसान को देखा था जिसने तुषार को मुक्का मारा था। ये क्या बदतमीजी है। तुषार अपने बाल झड़कते हुए उसकी तरफ बढ़ता चला गया, मगर उसके कानों में पड़ने वाले अगले शब्द उसके कदम रोक गए थे। आगे से मेरी पत्नी को छुआ तो तुम्हारा हाथ जड़ से उखाड़ दूंगा और कुत्तों के आगे डाल दूंगा, समझे। रोहित की दहाड़ पर पूरी यूनिवर्सिटी की दीवारें कांप गई थी। सब पत्थर हो गए थे, फटी फटी आंखों से उसे देख रहे थे जिसने मेरी नाजुक कलाई को थामते हुए मेरे हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाते हुए सब पर अपना रिश्ता बताया था। मैं रोशनी का पति हूँ। रोहित, आज तक तुम्हारी बदतमीजी को इसलिए बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि मैं यहाँ अपना और अपनी पत्नी का रिश्ता रिवील नहीं करना चाहता था, मगर तुम हद से आगे बढ़ गए। पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, आगे से मेरी और मेरी पत्नी की खुश जिंदगी में इंटरफेयर किया तो जान से मार डालूंगा। रोहित की भारी आवाज तुषार के कानों में किसी जहर की तरह पड़ रही थी। सब लोग डर कर रह गए थे। वो फिर मुझे लेते बाहर आया जब पीछे से तुषार की आवाज आई थी, रोशनी जान, तुम जानती हो मैं तुमसे पागलों की तरह मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे बिना मैंने जिंदगी का सोचा भी नहीं था, और जिस जिंदगी में तुम नहीं, ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। तुषार ने अपनी कनपट्टी पर ट्रिगर रखते हुए कहा था। सबकी चीख निकलने लगी थी। तमाशा सुनते प्रिंसिपल, प्रोफेसर और बाकी सारे स्टूडेंट भी इकट्ठा हो चुके थे। तुषार का पागलपन देखकर सबके हलक खुश हो रहे थे। वो तुषार के पेरेंट्स को कॉल कर रहे थे। प्रिंसिपल रुपेश साहब के भी दोस्त थे, इसलिए उन्हें भी कॉल कर दी थी। तुषार तुषार तुम पागलपंती मत करो, बंदूक नीचे फेंको, एक प्रोफेसर ने आगे बढ़ते हुए कहा था, जिस पर वो हवाई फायरिंग करते सबको चीखने पर मजबूर कर गया था। मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा रोशनी। मैं तुम्हारे बिना सच में मर जाऊंगा। ये शादी सिर्फ समझौता थी। तुम मेरे पास आ जाओ, वरना कसम से मैं तुम्हारे सामने ही अपनी जान ले लूंगा ताकि आखिरी चेहरा मैं तुम्हारा ही देख सकूं। प्लीज रोशनी, मेरे पास आ जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगा। मैंने कभी तुम्हारे बारे में अपनी जिंदगी गुजारने के बारे में सोचा ही नहीं। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी में सबसे पहले तुम्हें रखा है। वो दीवानगी भरे अंदाज में कहते सबको डरा चुका था। उसका पागलपन देखकर सबको डर लग रहा था। तुषार प्लीज गन नीचे करो, ये मसले का हल नहीं है। प्लीज ये बकवास बंद करो, मैंने अपने बाल नोचते हुए कहा था। परेशानी का हल तो तुम हो जाने मन, इस जबरदस्ती और समझौते वाले रिश्ते को खत्म कर डालो। तुषार ने कांधे उचकाते हुए कहा था, जैसे कोई बच्चा हमें पोएम सुना रहा हो। बकवास बंद करो तुम, वरना अच्छा नहीं होगा तुषार। रोहित ने मुझे अपनी तरफ खींचते हुए दहाड़ते हुए कहा था, तुम उसे इसी वक्त तलाक दे दो और रोशनी इस जबरदस्ती के रिश्ते से आजाद हो जाएगी। तुषार ने ट्रिगर पर जोर बढ़ाते हुए कहा था। तुषार मेरी जान, ये तुम क्या कर रहे हो। तुषार के माँ बाप भी उसकी तरफ बढ़ते हुए परेशानी से बोल रहे थे, मम्मी डैडी वहीं रुक जाएं। मैंने आप लोगों से कहा था मेरी शादी रोशनी से करवा दीजिए। अगर आप लोग देर न करते तो रोशनी इस आदमी की ना होती। मैं उसके बिना जी नहीं सकता। वो दीवानों की तरह चिल्ला रहा था। सब पागलों की तरह उसका पागलपन देख रहे थे। वो अपने होश में नहीं लग रहा था। बेटा हम बैठकर बात करते हैं, इसे रख दो। रुपेश अंकल ने रोहित और मेरी तरफ बढ़ते हुए तुषार को शांत करना चाहा, जिसकी आंखें मेरी भीगी आंखों से हटने का नाम नहीं ले रही थी। आज तो रोशनी मेरी होगी, यह मेरा आखिरी दिन होगा बस, तुषार ने कहते हुए अपने दिल पर बंदूक रखी थी। रुक साले, तुझे तो मैं बताता हूँ, मरना है तो मेरे हाथों से मर, लेकिन अपनी पत्नी को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। रोहित ने गुस्से से उसकी तरफ कदम बढ़ाए थे। दोनों आपस में लड़ने लगे थे। मैं रोते हुए उनको रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर रुपेश साहब ने मेरी कलाई पकड़ते हुए मुझे उनके पास जाने से रोक दिया था। जब एकदम गोली की आवाज पर माहौल में सन्नाटा छा गया। रोहित, तुषार सब उन दोनों की तरफ भागे थे जो हैरान जमीन पर पड़े हुए थे। रोहित, मैंने रोहित की शर्ट पर खून लगा देखकर रोते हुए उसे पुकारा था, जबकि तुषार सदमे से मुझे रोहित के पास बैठे रोता हुआ देख रहा था। रोशनी जान, जोरदार थप्पड़ तुषार के चेहरे पर पड़ा था। बिल्कुल चुप, ये बकवास बंद करो। तुम्हें ऊपर वाले का वास्ता है तुषार, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। आज तक सिर्फ इसलिए खामोश थी क्योंकि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी, मगर रोहित मेरा पति बन चुका है। अब तुम्हें अपना पागलपन रोकना होगा।
मैं रुकी नहीं थी। एम्बुलेंस में बैठती हुई रोहित के साथ जा चुकी थी, जबकि तुषार खाली होते दिल के साथ जमीन पर बैठ गया था। उन्हें होश आ चुका है, आप उनसे मिल सकते हैं। मैं और नंदिनी आंटी जो बाहर सीट पर बैठे रो रहे थे, अचानक डॉक्टर के आकर बताने पर खुश हो गए थे। सब लोग आगे बढ़े, मगर मैंने अपने कदम वही रोक लिए। मेरे अंदर रोहित से सामना करने की हिम्मत नहीं थी। काफी घंटे गुजरने के बाद भी जब मैं अंदर नहीं आई, उसने रुपेश साहब से अपनी पत्नी को बुलाने को कहा था। अब ये सूप ही पिलाते रहेंगे डैडी, मेरी असली दवाई को तो अंदर भेज दीजिए। मेरी आंखें थक गई हैं उसका इंतजार करते करते। वो ड्रामे भरे अंदाज में कहता चेहरा मोड़ गया था, जबकि नंदिनी आंटी और रुपेश अंकल ने उसकी बेशर्मी पर अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी। वो बाहर तुम्हारी फिक्र में रोती रही है, नंदिनी आंटी ने उसको सूप पिलाते हुए कहा। अंदर आकर मेरे सामने रो ले, ताकि मैं सीने से लगाकर उसे दिलासा तो दे सकूं। वो भी बेशर्म बना हुआ था, आंखें दबाते हुए कहते अपने माँ बाप को सुर कर गया। चलिए भाई, हमारे बेटे को माँ बाप नहीं, बस अपनी पत्नी चाहिए। बूढ़े माँ बाप यहाँ इसकी सेवा कर रहे हैं और सर को अपनी पत्नी की फिक्र है, रुपेश साहब ने भी ड्रामेटिक अंदाज में कहा और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। रोहित ने ना के इशारे में सर हिलाते हुए मुस्कुराते अपने बालों में उल्टा हाथ फेरा, क्योंकि सीधे हाथ की तरफ उसकी गोली लगी थी। कुछ पल इंतजार करने के बाद दरवाज़ा खुलते हुए मैं अंदर आई। मुझे देखकर उसने सुकून की सांस भरी थी। मेरी लाल सूजी हुई आंखें उसके दिल में दर्द पैदा कर रही थी। क्या मैं सच में उसकी फिक्र में रोती रही थी? कैसी कैसी तबीयत है अब? मैंने नजरें झुकाते हुए दूर खड़े पूछा था। पास आओगी तो बताऊंगा ना कैसी तबीयत है। हाथ पकड़कर चेक करना, कहीं बुखार तो नहीं है। वो निढाल सी आवाज में बताता मुझे अपने जाल में फंसा गया। जो उसकी चालाकी में फंसती, सच में फिक्रमंदी से उसके पास आते, उसका हाथ पकड़ते, माथे पर हाथ लगाते उसका बुखार चेक करने लगी थी। मगर अगले ही लम्हे रोहित मुझे अपनी बाहों में खींचते हुए मेरी सांस रोकने लगा था और मुझे हैरान कर गया। इतनी तकलीफ में भी उस इंसान को सुकून नहीं है। मैं दिल में सोचते हुए दूर होने की कोशिश करने लगी, मगर रोहित की पकड़ से निकलना बहुत मुश्किल था। 3 दिन बाद हम लोग घर वापस आ चुके थे। रोहित डिस्चार्ज होने के बाद और चार्ज हो गया था। कोई पल वो मुझे तंग करे बिना नहीं रहता था। जब भी मैं उसकी सेवा करने उसके पास आती और ब्लश करके वापस अपने कमरे से बाहर जाती, वो मेरे साथ मस्ती करते हुए पूरे घर को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। रुपेश अंकल आंखों में ढेरों खुशियां लिए अपने बेटे की तरफ देख रहे थे, जो तकलीफ के होने के बाद भी बहुत खुशी से अपनी पत्नी को परेशान कर रहा था। मैंने उसको लाउंज में भी सबके सामने बेशर्मी पर शर्माते हुए रुपेश अंकल और नंदिनी आंटी की तरफ देखा था, जो मुस्कुरा रहे थे। पत्नी, ये सब उनकी फोर्स का नतीजा है, अब शर्माओ मत। मैं तो इससे भी ज्यादा सारी जिंदगी इनको लवी देवी अंदाज में देखता आया हूँ, है ना डैडी? वो जो मेरे चेहरे से बाल पीछे करते हुए मुझे शर्माते हुए अपने माँ बाप की तरफ देखते हुए देख रहा था। एक आंख दबाते हुए रुपेश अंकल को देखते उन्हें घबराने पर मजबूर कर गया था। बेशर्म इंसान, वो दांत पीसते हुए बड़बड़ाए, जिस पर रोहित की जोरदार हंसी पूरे घर में गूंजी थी। सर, कोई तुषार नाम का आदमी आया है मैडम से मिलने, एक नौकर ने आते हुए इज्जत से बताया, जिस पर सब सीरियस हो गए थे। मैं जो उठकर कमरे में जाने वाली थी, रोहित ने मेरा हाथ थामते हुए मुझे रोका था। वो तुमसे मिलने आया है। रोहित के कहने पर मैं हैरत से उसे देखने लगी थी। मगर आप? अभी मैं कुछ कहने लगी थी जब तुषार लिविंग रूम में आया था। उसकी हालत बहुत खराब थी, मानो जैसे शरीर से सारा खून निचोड़ लिया हो। उसकी आंखें रोहित और मेरे जुड़े हुए हाथ पर थी, मगर वो गहरी सांस लेते हुए अंदर आया था। बैठ जाओ बेटे, रुपेश अंकल ने उसे बैठने की दावत दी थी, मगर वो ना के इशारे में सर हिलाते हुए खड़ा रहा। मैं यहाँ आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ, आपको नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता था। मैं आज रात की फ्लाइट से हमेशा के लिए अमेरिका जा रहा हूँ, कभी लौटकर नहीं आऊँगा। रोशनी, तुम्हें कुछ देना है। वो मेरे पास आया था। एक खूबसूरत सा बॉक्स खोलते हुए उसने मुझे हैरत में डाल दिया था। ये यूनिवर्सिटी के पहले दिन गुम हुआ था। मैंने सारी रात इसे ढूंढने में गुजार दी थी और आज तक इसे अपने पास संभाल कर रखा था। जानता हूँ गलत किया, मगर सोचा था कि इसे तुम्हें वेडिंग शादी पर गिफ्ट करूंगा। मगर तुषार की आवाज़ आंसू से भीगते हुए लड़खड़ाने लगी थी। मेरी आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे। ये मेरी माँ की दी हुई आखिरी निशानी थी, जो यूनिवर्सिटी के पहले दिन गिर गई थी। मगर अब तुषार ने इसमें बहुत सारे हीरे जड़वा दिए थे। वो मुड़कर जाने लगा था जब रोहित ने मुझे उसके पीछे जाने के लिए कहा था। मैं हैरत से उसे देखते छोटे छोटे कदम लेती तुषार के पीछे गई थी। मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने ये 3 साल जिंदगी के बहुत खूबसूरत गुजारे। ये यादें सबसे कीमती है मेरे पास।
मेरी दीवानगी तुम्हें बर्बाद कर दे, इससे पहले यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। बस एक रिक्वेस्ट है तुमसे रोशनी, मैंने तुम्हें बहुत चाहा है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तुम्हारे अलावा कभी किसी का सोचा भी नहीं। मैंने क्या, तुम मुझे अपने शब्दों में याद रखोगे, मेरी कोई अच्छी बात सारी जिंदगी याद रखोगी। तुषार बच्चों की तरह रो रहा था। मैंने आंसू बहाते हुए सर हाँ में हिलाया था। एक आखिरी बार तुम्हें गले लगा लूं। तुषार की रिक्वेस्ट पर मैंने अपने होठ काटे मगर सर हिलाया और वो मुझसे लिपटते हुए हिचकियों से रो रहा था, जैसे आज उसका आखिरी दिन हो और कभी वो जी नहीं पाएगा। रोहित ने शीशे की दीवार के पास खड़े होकर हम दोनों को देखा था। उसके दिल में कोई जलन, कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक सुकून था। वो एक अच्छा इंसान था, जानता था तुषार के लिए ये सब कुछ इस वक्त कितना मुश्किल होगा। वो अपनी मोहब्बत छोड़कर जा रहा था, उसकी दुनिया बर्बाद हो रही थी, तो इतना तो वो उसके लिए कर ही सकता था। उसे भी तो मैं पहली नज़र में पसंद आ गई थी। उसने बहुत कोशिश की मुझसे रूठा रहे, मुझसे दूर रहता, मगर एक रात ने ही उसे पागल कर दिया था। फिर तो मैं तुषार की इतने सालों की मोहब्बत थी, इतना तो बनता था। क्या हुआ, उदास क्यों हो? रोहित ने मेरा खामोश चेहरा देखते हुए मेरा हाथ पकड़ते हुए पूछा था। कल से जब डॉक्टर ने उसका बैंडेज खोला था, मैं मुरझा सी गई थी। तुषार को गए हुए 2 महीने गुजर चुके थे। रोहित का प्लास्टर कल ही उतरा था और स्टेचेस भी दोबारा लगाए गए थे, जिस पर वो कल से बुखार में तप रहा था। कुछ नहीं, मैंने धीमी सी आवाज में कहा था। रोहित ने नोट किया था, मेरे रवैये में बहुत ज्यादा चेंज आए थे, पॉजिटिव चेंज। कुछ बताओ तो मुझे, क्यों मेरी पत्नी उदास है? रोहित की नर्म आवाज, ऊपर से उसका नर्म रवैया। मैं रोते हुए नरमी से उसके सीने से लगते हुए रोहित को शौक में डाल गई थी। आपने क्यों अपनी देखभाल नहीं की? अगर आपको कुछ हो जाता। मेरी भीगी आवाज सुनते हुए रोहित ने मोहब्बत से मेरे माथे और गाल पर प्यार किया था और मुझे अपने और ज्यादा करीब किया था। इतनी खूबसूरत गुस्से वाली पत्नी को छोड़कर मैं जा सकता था? कभी भी नहीं। तुम्हें छोड़ने का ख्याल ही मेरे दिल की धड़कनें बंद कर देता है। तुम्हें किसी और के साथ सोचना मेरी जान ले लेता है। तुमसे मोहब्बत जो ये दिल बहुत ज्यादा करता है। वो बहकी हुई आवाज में शायराना अंदाज में कहता मुझे हंसने पर मजबूर कर गया था। मैं प्यार से उसके गाल पर होठ रखती, उसकी मोहब्बत का इजहार करती। रोहित की जिंदगी में खुशियां बिखेर गई थी। कहाँ चल दी तुम्हारी सवारी? उसके कंधे पर बैग डालकर सीढ़ियां उतरते देखकर रुपेश साहब ने पूछा था। नंदिनी आंटी मेरा शर्माता निखरा सा चेहरा देखते हुए खुश हुई थी। सवारी मतलब क्या? हम अभी न्यूली वेड्स हैं, हनीमून मनाने जा रहे हैं। वो नाश्ते की टेबल पर बैठते हुए जूस पीते हुए कांधे उचका गया, जबकि मैं और शर्म से लाल हुई थी। ओह न्यूली वेड्स, बहुत हो गई। तुम्हारा बिजनेस कौन देखेगा? मैं अब और नहीं संभालूंगा। रुपेश अंकल ने हाथ खड़ा करते हुए कहा था। ओह प्लीज मेरे हैंडसम डैडी, अपने बच्चों के बच्चे जल्दी देखना है तो 1-2 साल कंपनी संभाल लीजिए, वरना मुझसे शिकायत मत करना। वो बिना शर्माए कहते हुए मेरा हाथ थामता हुआ हंसते हुए बाहर की तरफ भाग गया। 1-2 साल का हनीमून? रुक, अभी बताता हूँ तुझे। रुपेश अंकल ने अपनी चप्पल उतारते हुए उसके पीछे फेंकी थी, जिस पर वो और हंसते हुए उन्हें बातों में उलझाता हुआ गायब हो चुका था। कितने प्यारे लगते हैं दोनों एक साथ। नंदिनी आंटी और रुपेश अंकल ने शीशे की दीवार से हमें गाड़ी के पास बैठते हुए देखा था। रोहित मुझे तंग करते करते मुझे डबल जैकेट पर मफरल पहनाए भालू बना चुका था। मैंने कहा था ये लड़की मेरे बेटे की जिंदगी में खुशियां भर देगी। माँ बाप हमेशा अपने बेटे की पसंद के बारे में जानते हैं, उन्होंने नंदिनी के माथे पर प्यार करते हुए कहा था, जिस पर वो अपने बच्चों को खुशी से देखने लगी थी। दादा डैडी कहाँ हैं? 3 साल का आर्यन छोटे छोटे कदम उठाता हुआ रुपेश अंकल की गोद में चढ़ते हुए उनके सीने पर सर रखते हुए पूछने लगा। अरे मेरी जिंदगी का चिराग उड़ गया, मेरा बच्चा। वो उसे प्यार से अपने सीने से लगाते हुए नंदिनी आंटी की तरफ देखने लगे थे। जी दादा, मम्मी भी अपने कमरे में नहीं है। कहाँ है दोनों? वो फिर उनके गाल पर प्यार करते हुए क्यूट आंखों से देखते हुए सवाल कर रहा था। तुम्हारा नालायक बाप अपनी पत्नी को लेकर रात में बिजनेस ट्रिप पर गया है, आज रात तक आ जाएगा मेरी जान। रुपेश अंकल ने अपने खूबसूरत पोते की काली आंखों पर होठ रखते हुए कहा था। वो उनकी जान था, बिल्कुल अपने बाप की फोटोकॉपी, रोहित की सेम शक्ल जैसा। वो अपने माँ बाप की आदत को जानता था, इसलिए बिना टेंशन लिए सर हिलाते हुए दोबारा रुपेश अंकल की बाहों में सो गया था। कितना रोमांटिक मौसम है ना? रोहित ने मेरी कमर में बाहें डालते हुए मुझे अपने पास खींचते हुए कहा था। रोहित क्या करते हैं आप? ऐसे रात में मुझे लाने की क्या जरूरत थी? आर्यन कितना परेशान हो रहा होगा, यहाँ सिग्नल भी नहीं आ रहे। मैंने परेशानी से फोन की तरफ देखकर कहा था।
जिस पर रोहित ने नाक सिकेड़ते हुए मुझे फ़ोन लेते अपनी जेब में रखा था। खबरदार, अब तुमने अपने बेटे की बात की, उस चालाक लड़के ने तुम्हें मुझसे छीन लिया है। बहुत तेज है वो बंदर, हर वक्त तुम्हें खुद से लगाए रखता है। यार, अपने पति की भी फिक्र कर लिया करो, रोहित ने मुझे आंखें दिखाते हुए कहा था, जिस पर मैंने अपना सर हाथ पर मारा था। क्या चीज़ है आप, अपने ही बेटे से कोई जेलस होता है? मैंने उसे मुस्कुराता देखा था। बेटा, वो बेटा नहीं, बहुत तेज चीज़ है। जानबूझकर मुझे तंग करता है वो, ताकि मैं परेशान हो जाऊं। बस अब मुझे नहीं पता, मुझे एक बेटी चाहिए ताकि उस चालाक लड़के के खिलाफ हम दोनों टीम बना सकें। रोहित ने मेरे गाल पर होठ रखते हुए कहा था, जिस पर मैं सुर्ख हो गई थी। आप बहुत बदतमीज हैं, मेरे बेटे को कैसे कैसे बातें बोल रहे हैं। वो कितना मासूम और प्यारा सा है, सारा दिन आप उससे पीछे पड़े रहते हैं। जेलिस कहीं के, मैंने नजरें फेरते हुए कहा था, जिस पर रोहित हंसते हुए मुझे मनाने लगा था। हम लोग अभी घर आ ही थे जब नौकर को भागते हुए देखकर परेशानी से लाउंज की तरफ बढ़े थे, मगर वहां का नजारा देखते ही हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। आर्यन, मैं चीखती हुई उसके पास भागी थी, जो सीढ़ियों के पास गिरे बेहोश था। रुपेश साहब, जो रोते हुए अपने पोते को गोद में उठा रहे थे, मेरे चीखने पर मुड़कर मेरी तरफ देखने लगे थे। रोहित हैरान कदमों से उसकी तरफ बढ़ते हुए अपने खूबसूरत बेटे के माथे से खून बहता देखकर एक झटके से मेरी गोद से लेता बाहर की तरफ भाग गया था। आर्यन, डैडी की जान, आंखें खोलो, क्या हुआ मेरे बेटे को? वो उसे गोद में बिठाते गाड़ी दौड़ाता हुआ होश में लाने की कोशिश कर रहा था, जबकि मैं उसके बराबर में बैठी लगातार उसके हाथ पैर सहलाती रोई जा रही थी। हमारे पीछे रुपेश अंकल और नंदिनी आंटी की गाड़ी दौड़ रही थी। हम लोग कुछ ही मिनट में अस्पताल पहुंच गए थे। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, आप सही वक्त पर उन्हें अस्पताल ले आए हैं। ज्यादा गहरी चोट नहीं है, बस शौक से वो बेहोश हो गया था। हम उन्हें दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर ये कहकर जा चुके थे। डैडी, लेकिन वो गिरा कैसे? रोहित ने अपने हाथों पर अपनी नन्ही सी जान का खून लगा देखकर रोनाई सी आवाज में पूछा था। पता नहीं बेटा, उसे थोड़ी देर पहले ही मैं उसके कमरे में सुलाकर आया था। अचानक वो चीख कर रोते हुए नीचे की तरफ भागता हुआ आया। इससे पहले हम उसकी तरफ बढ़ते वो सीढ़ियों से फिसल गया। रुपेश अंकल ने भीगी हुई आवाज में कहा था। आर्यन रोहित की जान निकाल चुका था। आपकी गलती नहीं है मम्मी डैडी, वो अब ठीक है। मैंने उसे गले से लगाते हुए चुप करवाया था। मगर रोहित बिल्कुल खामोशी से शीशे की खिड़की के से अपने मासूम से बच्चे की तरफ देख रहा था। उसका दिल अभी तक बुरी तरह से धड़क रहा था। अगर उसके बेटे को कुछ हो जाता तो? वो आगे सोचना भी नहीं चाहता था। मम्मी, आर्य ने एक हाथ उठाते हुए निढाल आवाज में मुझे पुकारा था, जो रोते हुए उसके गले से लगती हुई उसे बार बार चूम रही थी। सब उससे मिल चुके थे। रोहित खामोशी से उसको देख रहा था। वो रुपेश अंकल के हाथ पर होठ रखते हुए बातें कर रहा था, मगर रोहित की तरफ नहीं देख रहा था। रात होने पर मैंने जानबूझकर बाहर की तरफ कदम बढ़ाए थे, ताकि रोहित आर्यन से बात कर सके। मेरी जान मुझसे नाराज है, रोहित ने मोहब्बत से उसके छोटे छोटे हाथों को उठाते हुए अपने होठों से लगाते हुए पूछा था। नहीं, जवाब हल्का सा आया था। फिर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? रोहित की आंखों में आंसू इकट्ठा होने लगे थे। आर्यन को पट्टी में जकड़ा देकर उसका दिल टूट रहा था। मैंने सपने में देखा था कि आप मुझे एक कमरे में छोड़कर चले गए हैं, इसलिए मैं डर गया था। इसलिए मैं भागकर नीचे दादा के पास जा रहा था। मैं आपको परेशान नहीं करूंगा डैडी, आर्यन ने होठ घुमाते हुए कहा था। और रोहित रोने लगा था। वो मोहब्बत से उसको गोद में उठाते हुए अपने सीने से लगाते फूट फूट कर रो रहा था। उसका बेटा आज उसका दिल निकाल चुका था। डैडी, आप मुझे कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे? आर्यन, मेरी जान, डैडी आपसे बहुत प्यार करते हैं, रोहित ने उसके माथे गाल हाथ चूमते हुए कहा था। मैं दरवाजे से टेक लगाते हुए मुस्कुरा रही थी। हमारी ये अचानक वाली जिंदगी बहुत खूबसूरत साबित हुई थी। रोहित ने अपने बाजू फैलाते हुए मुझे अपनी तरफ बुलाया था, जिस पर मैं मुस्कुराती हुई उसकी बाहों में भर गई थी और आर्यन के गालों पर अपने होठ रख चुकी थी। आई लव यू मम्मी, आर्यन ने शरारत से दोबारा अपने बाप को छेड़ा था, जिस पर तीनों खिलखिलाकर हंसने लगे थे। मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ मम्मी, डैडी से भी ज्यादा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।